नमस्कार छात्रों, द्वितीय सत्र में पाठ्यक्रम आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका द्वितीय सत्र के इस पहले लेक्चर में सहर्ष स्वागत। आप उपस्थित नहीं रहे आज, इसी कारण ये यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, ताकि पाठ्यक्रम के संबंध में भविष्य में आपके किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की शंका, संदेह ना हो। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में जिस प्रकार पहले सत्र में 4 इकाइयाँ थी, ठीक उसी प्रकार की 4 इकाइयाँ इसमें हमें दिखाई देती है। रीतिकाल, आधुनिक काल, आधुनिक गद्य विधाओं का विकास और हिंदी काव्य की विभिन्न धाराएं या उनकी विशेषताएं, इस प्रकार की 4 इकाइयां आपके अध्ययन के लिए। प्रश्न पत्र क्रमांक ये 14 है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, रीतिकाल का नामकरण, जिस प्रकार आदिकाल का नामकरण हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार रीतिकाल का भी नामकरण करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना विद्वानों को करना पड़ा था। अलग अलग प्रवृत्तियों का बोलबाला इस काल में होने के कारण ये रीतिकाल भी थोड़ा नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। इसके साथ साथ प्रतिनिधि कवियों का सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत केशवदास, बिहारी, भूषण और घनानंद, इनके संबंध में हम विस्तार से जानकारी अगले तशिका में करने वाले। इकाई 2 के अंतर्गत आधुनिक काल आ जाता है। प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का सामान्य परिचय और आधुनिक कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा आधुनिक काल के युग प्रवर्तक के रूप में जिन साहित्यकार को माना जाता है, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश, इनके संदर्भ में भी हमें क्या करना है कि जानकारी प्राप्त करनी है। इकाई 3 के अंतर्गत आधुनिक गद्य विधाओं का विकास, इसको ले लिया गया है। हिंदी उपन्यास साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी नाटक साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी यात्रा साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 मध्य आपके अध्ययन के लिए इकाई 3 के अंतर्गत निर्धारित किए गए। इकाई 4 जो अंतिम है वह है हिंदी काव्य की विभिन्न धाराएं और उनकी विशेषताएं। विभिन्न धारा कौन सी है? तो छायावाद, प्रगतिवाद और समकालीन कविता, इन 3 धाराओं को ही अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया। तो छायावाद के संदर्भ में, प्रगतिवाद के संदर्भ में, समकालीन कविता के संदर्भ में हम क्या करेंगे कि विस्तार से चर्चा आगे जाकर करने वाले हैं। ये इकाई पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? रीतिकाल को पढ़ाने के पीछे कारण यह है कि रीतिकालीन नामकरण की समस्या से आपको परिचित कराना, रीतिकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश को समझ आ सकेंगे आप। रीतिकालीन कवियों के जो वर्गीकरण किए गए हैं, उस वर्गीकरण के आधार को आप समझ सकें। रीतिकालीन प्रमुख जो आचार्य हैं, केशवदास, मतीराम और देव के व्यक्तित्व कृतित्व से आप परिचित हो जाएंगे। बिहारी हैं, भूषण है, घनानंद हैं, इनके व्यक्तित्व कृतित्व से आप परिचित हो जाएंगे और बिहारी और उनकी रचना सत्सई के महत्व से आप अवगत हो जाएंगे। यानी रीतिकाल को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो ये चर्चा इस प्रकार की है
कि रीतिकाल के संबंध में पूरी जानकारी तो यहाँ हम नहीं दे पाते, क्योंकि रीतिकाल को केवल रीतिकाल पढ़ाना है तो पूरा साल निकल जाएगा। अलग अलग प्रवृत्ति की प्रवृत्तियाँ, धाराएं या विभिन्न विद्वान या उस काल में रचनाकार उस काल के, इनके संदर्भ में हम जानकारी अगर प्राप्त करेंगे तो उनकी एक लिस्ट बन जाएगी। और ये लिस्ट किस लिए? उनमें से गिने चुने लोग जो हैं साहित्यकार, उनके संदर्भ में हम क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं। संवत 1700 से 1900 यानी सन 1643 से 1843 तक का हिंदी साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से अनेक दृष्टियों से अलग प्रकार का रहा है। इस युग को सामान्यतः तत्कालीन प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल के नाम से पहचाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में अनेक साहित्यिक गतिविधियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो भक्ति काल में पारलौकिकता की प्रधानता उपलब्ध होती है। रीतिकाल का साहित्य इससे अलग प्रकार का साहित्य है। इस युग के साहित्य को परलोक तथा मोक्षादि की चिंता नहीं थी, अपितु इसका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण रहा है। रीतिकालीन साहित्य जो है वह लोक साहित्य तथा सिद्धांत साहित्य के बीच का साहित्य माना जाता है। इसमें होने वाली पांडित्य का दर्शन जो है वह प्रदर्शन, उसकी प्रबल भावना के कारण कवि कर्म तथा आचार्य कर्म का एक साथ निर्वाह करने वाले साहित्यकारों का प्रभाव इस साहित्य पर रहा है। भावुकता और कला का अद्भुत संगम या अद्भुत समन्वय करने वाले रीतिकालीन कवि ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया था। इस युग के कवियों को 3 वर्ग में क्या किया है कि विभाजित किया जाता है। एक है रीतिबद्ध, दूसरे रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यानी रीति से संदर्भित 3 विभागों में विभाजित ये कविवरे हैं, रचनाकार हैं। यानी विभाजन किया हुआ आपको यहाँ दिखाई देता। रीतिकालीन काव्य धार्मिक प्रचार, भक्ति का माध्यम या समाज सुधार का साधन नहीं था। जैसे कि भक्ति काल में समाज सुधार की संतों ने समाज को सुधारने का प्रयत्न अपनी पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से किया है। ठीक उसी प्रकार आदिकाल में भी थोड़ा बहुत क्यों ना हो ईश्वर भक्ति को लेकर विद्यापति ने भी चर्चा की थी, और रचनाकारों ने लोगों का मनोरंजन तो नहीं किया था, लेकिन अमीर खुसरो जैसे व्यक्ति ने विनोदपरक साहित्य तो लिखा था, यानी पहेलियाँ होगी या ढकोसले होंगे। उसी प्रकार का वातावरण हमें रीतिकाल में दिखाई नहीं देता। यानी रीतिकालीन काव्य धार्मिक प्रचार या भक्ति का माध्यम या समाज सुधार का माध्यम जो है, साधन जो है वो नहीं था। वह अहिकता मूलक नई दृष्टि का परिचायक था। यह जनपद से राजपद की ओर अग्रसर होने वाला काव्य या काव्यधारा होने के कारण इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिवेश जो है उस परिवेश के प्रभाव के कारण इसमें विलासिता आई हुई आपको दिखाई देगी। अतः इस इकाई में हम रीतिकालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ नामकरण तथा प्रमुख कवियों का परिचय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा नामकरण के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद रहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल के नाम से की अभिहित किया गया है, और आचार्य रामचंद्र जी ने इस काल की सीमा को संवत 1700 से 1900 तक निर्धारित करते हुए इसे रीतिकाल के नाम से पुकारा। शुक्ल जी इस काल का उल्लेख उत्तर मध्यकाल के नाम से भी करते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने
इस काल को श्रृंगार काल कहना उचित माना, उचित समझा। रामशंकर शुक्ल दयाल रसाल जो है वह उन्होंने इस काल को का उल्लेख कलाकाल के रूप में किया है। और इससे स्पष्ट होता है कि रीतिकाल का नामकरण एक समस्या बनकर रह गई है। अभी तक जो हमने बताया आपको कि इन पंक्तियों के माध्यम से हम नामकरण को थोड़ा क्या करेंगे कि विस्तार से जानें कि किसने इस काल को किस प्रकार का नाम दिया और वो क्यों दिया, और उसका खंडन भी किया है बाकी के विद्वानों ने। जिस प्रकार आदिकाल को बहुत सारे नामों से नामकरण करते समय आभिध किया गया था, तो आदिकाल पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर उस काल का नामकरण नहीं किया जाता। इसलिए सभी प्रवृत्तियों का एक साथ रहना ये अनिवार्य है, या सभी प्रवृत्तियां उस नामकरण में आ जानी चाहिए। इस प्रकार का नामकरण होना जरूरी था, जरूरी बन गया था। इसी कारण लोग अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उसके संदर्भ में चर्चा करते रहते हैं। पहला जो है वह अलंकृत काल। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस काल की अलंकरण की प्रवृत्ति की प्रधानता को देखकर अलंकृत काल नाम दिया है। इन्होंने इस काल को पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल ऐसे दो रूप में क्या कर दे कि विभाजित कर विवेचन उसका किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस समय के कवियों ने सालंकार भाषा लिखने का अधिक प्रयोग किया। सालंकार मतलब अलंकार सहित। इस काल के कवि अलंकारों के कालों को प्रचुर मात्रा में उसका प्रयोग करते थे। उसके प्रयोग से श्रोताओं और पाठकों को प्रभावित तथा कविता सुंदरी को अलंकारों से अलंकृत करना चाहते थे। यानी अलंकृत भाषा का प्रयोग सबसे अधिक अगर किस काल में हो गया है तो हमें लगता है कि वह रीतिकाल में हो। अब प्रधानता को आधार बनाकर इस काल को अगर हम अलंकृत काल कहेंगे तो बाकी की प्रवृत्तियां इसमें गौण हो जाती है और केवल अलंकार प्रधान बन जाता है। इस पर बहुत सारे विद्वानों ने आपत्तियां भी उठाई। मिश्र बंधुओं के इस नामकरण का परवर्ती युग के संदर्भ में या परवर्ती युग की अनेक विद्वानों ने खंडन किया है। उनका कहना है कि अलंकार तो सभी कालों की कविता में मिल जाएंगे, साथ ही अलंकारों के अतिरिक्त अन्य काव्यांगों का निरूपण भी रीतिकालीन काव्य में हुआ है। यानी अलंकार के साथ साथ दूसरे काव्यांगों का भी निरूपण इस काल में हुआ है, इस प्रकार की धारणा है। अतः अलंकृत काल उसे कहने से इन सब की क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि मिश्र बंधु इस काल को अलंकृत काल कहते हुए भी इस काल में रीति ग्रंथों की प्रचारता को वे स्वीकारते हुए कहते हैं कि इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यत्व की वृद्धि हुई। आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। किस प्रकार कविता को लिखना चाहिए, कौन से भाव उसमें होने चाहिए, अलंकार का प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, और पांडित्य दर्शन के हेतु जो बनाया गया वह व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिएगा, या लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल में हो गया था। ये सारी बातें देखने के उपरांत आपत्तियां इस प्रकार की उठाई कि केवल एक अलंकार प्रवृत्ति को लेकर इसे अलंकृत काल हम नहीं कह सकते। यानी कहाँ से कहाँ तक, संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो काल है उसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अगर उसे अलंकृत काल हम कहेंगे तो बाकी की प्रवृत्तियाँ उपेक्षित हो जाती है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि मिश्र बंधु भी इस प्रकार या इस काल की सामान्य प्रवृत्ति की रूप में
रीति को स्वीकारते। दूसरी प्रमुख बात यह है कि अलंकृत शब्द अपनी अर्थ की सीमित सीमा के कारण इस काल की समस्त काव्य प्रवृत्तियों को अपने में समेट नहीं सकता। इसी कारण इस काल को अलंकृत काल नहीं कहा जाता। दूसरा उदाहरण या दूसरा नामकरण जो है वह श्रृंगार काल। जैसे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कर दिया कि इसका नामकरण किया है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अनेक युक्तियों के द्वारा ये नामकरण श्रृंगार काल नामकरण जो वह उसे अभिहित किया गया, उसका नामकरण किया। उनके मतानुसार इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की ही रही है। अतः इस युग को श्रृंगार काल कहना युक्ति संगत होगा। मिश्र जी द्वारा दिया गया यह नाम महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल जी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की तो रही है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यानी अधिकतर रूप में श्रृंगारिक रचनाओं का निर्माण इसमें रीति का अर्थ ही उसके संदर्भ में ही किया जाता है। इस पर भी बहुत सारी आपत्तियां उठाई गई। जैसे कि शुक्ल जी के जो उपयुक्त जो विवेचन हमने जो स्पष्ट किया है कि वे श्रृंगार काल नाम को स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकारते हैं, अपितु कहते हैं कि रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहें तो कह सकता है। उन्होंने इस काल को रीतिकाल मानकर ही उसका विवेचन किया। आश्चर्य की बात यह है कि मिश्र जी ने इस काल का नामकरण तो श्रृंगार काल किया है, किंतु इसका वर्गीकरण रीति तत्व को ध्यान में रखकर किया। वे रीतिकालीन कवियों की 3 श्रेणियां जो है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, तो इस रीति तत्व की प्रधानता पर ही वे क्या करते हैं, इसे श्रृंगार काल इस प्रकार का नामकरण देते हैं। मिश्र के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों का प्रश्न यह है कि इस काल में रीति के साथ साथ या श्रृंगारिक भावनाओं के साथ साथ इसमें नीति, भक्ति और वीर रस की कविताएं लिखने वाले भी बहुत सारे कवि थे। उन कवियों को हम कहाँ रखें? बात समझ में आ गई? रीतिकालला त्याचं नाव ठेवत असताना कुठलं नाव ठेवलं तर चांगलं होईल आणि ज्याला जी प्रवृत्ती त्या काळातली आवडते त्याच्यानुसार ते नामकरण देण्याचा प्रयत्न या काळामध्ये झाला होता। मग पहिलं श्रृंगार काल कोणी म्हणतं, अलंकृत काल म्हटलं मिश्रबंधूंनी, पुन्हा श्रृंगार काल आता म्हटलेलं आहे। तर ते नामकरण जर आपण मान्य केलं तर इतर बाकीच्या गोष्टी त्याच्यातून काय होतात की बाजूला होतात। म्हणून विद्वान काय करतात, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टीमध्ये काही जर कमी असेल तर ती कमी कशा पद्धतीची आहे आणि ती कमी असल्यामुळे हे नाम आपल्याला देता येत नाही। म्हणजे 1700 पासून 1900 पर्यंतची काव्य लिहिलेलं आहे, जो काळ आहे त्या काळाला साहित्यिकदृष्ट्या काहीतरी नाव असायला पाहिजे। त्या नावाच्या संदर्भात जी चर्चा केलेली आहे ती आता मी तुमच्यासमोर सादर करतो की त्याला नामकरण असं त्याचं काय आहे की नाव आहे। यानी मिश्र बंधुओं के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों का प्रश्न क्या था कि नीति, भक्ति और वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवियों को कहाँ रखा जाए। इस युग के कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का विवेचन भी नहीं किया है। श्रृंगार रस के रति, स्थायी भाव तथा उनके आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव और संचारियों का निरूपण इन कवियों के काव्य में नहीं है। इसी कारण इसे श्रृंगार काल इस प्रकार का नामकरण हम नहीं दे सकते। इस युग के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता निश्चित है, मान सकते हैं हम, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है। वह प्रधानता अगर स्वतंत्र होती तो इस पर विचार किया जाता।
तो स्वतंत्र न होने के कारण वह रीति पर निर्भर है, अतः इस काल को श्रृंगार काल कहना उपयुक्त है लेकिन उचित नहीं है, ऐसा माना जाता है। तीसरा नामकरण आ जाता है कला काल। पहला जो हमने बताया था अलंकृत काल, दूसरा श्रृंगार काल और तीसरा नाम इसे दे दिया है कला काल, जो रमाशंकर शुक्ल रसाल जिन्हें कहा जाता है, उपनाम उनका है, जिस नाम से वे परिचित हैं सभी लोगों को साहित्यकार के रूप में, रसाल इस नाम से। तो रमाकांत शुक्ल जी ने, रामशंकर शुक्ल जी ने, रसाल जी ने क्या कर दिया है कि रीतिकाल को कला काल नाम से पुकारा। उन्होंने इस काल के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता देखकर ही इसे नामकरण किया। साहित्य के दो प्रमुख पहलू होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इस काल में काव्य के साथ साथ काव्य कला पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया था। इस पूरे युग में काव्य को एक चमत्कृत एवं चातुर्यपूर्ण गुणों की ओर विशेष ध्यान देकर कला के नियमों उपनियमों का अध्ययन या उससे संबंध रखने वाले रीति तथा लक्षण ग्रंथों का निर्माण इस काल में किया गया। उस ग्रंथों की रचना इस काल में की गई है। अतः रसाल जी ने, रामशंकर शुक्ल जी ने इसे कलाकाल मानना उचित समझा, कलाकाल मानने की बात कही है या बात करते हैं। अब इनके इस विचार पर भी विद्वानों में मत भिन्नता हमें दिखाई देती है। रसाल जी के नामकरण का विरोध करने वाले विद्वानों ने कई एक आपत्तियां उठाई। उनका मानना है कि केवल कला पक्ष से कविता नहीं बनती, भाव भी उसमें होना चाहिए। अपितु काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इतने एक रूप होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि कला काल कहने से ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे रीति काल में भाव पक्ष की नितांत उपेक्षा हुई, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ है। रीतिकालीन काव्य में हृदय पक्ष का भी सुंदर उद्घाटन हुआ, अतः उसे कलाकाल कहना उचित नहीं है। यानी भावना का भी होना जरूरी है ना, केवल अलंकृत लिखना आवश्यक नहीं, श्रृंगारिक लिखना आवश्यक नहीं, केवल कला को आधार बनाकर लिखना आवश्यक नहीं, उसमें भावनाओं का होना जरूरी है। ऐसी बात बाकी की आपत्ति उठाने वाले जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने की। आगे चलकर चौथा जो नामकरण आ गया वह है रीतिकाल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके संदर्भ में अपनी राय दी, अपना मंतव्य व्यक्त किया है। उसके साथ साथ इस नाम से उन्होंने क्या कर दिया कि पुकारा रीतिकाल इस नामकरण से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को पद्धति विशेष के आधार पर विभाजित किया और आधार पर रीतिकाल नाम दिया। इस काल के कवियों में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति थी। इस काल का वातावरण ही कुछ इस प्रकार का था कि प्रायः प्रत्येक कवि रीति परंपरा का अनुकरण करने में गौरव अनुभव करते थे या करता था। इस युग में रीति परंपरा का निर्वाह करना प्रतिष्ठा का साधन बन गया था। शुक्ल जी के अनुसार इस युग के अधिकांश कवियों के पास काव्य शास्त्रीय दृष्टि थी और वे शास्त्र के अनुसार ही काव्य लेखन किया करते थे। काव्यांग की चर्चा करना और लक्षण ग्रंथ लिखकर पांडित्य प्रदर्शन करना इस युग की प्रमुख विशेषता थी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके संदर्भ में बड़ी विस्तार से बातें क्या कर दी कि हमारे सामने रखी है, प्रस्तुत की है। रीति शब्द का सामान्य अर्थ ही है पद्धति या विधि। काव्य लिखने की विशिष्ट पद्धति, विशिष्ट विधि के रूप में यह शब्द प्रयुक्त होने लगा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्रीय दृष्टि के अर्थ में नहीं किया,
लेकिन हिंदी साहित्य के रीतिकाल के संबंध में इस शब्द को महत्वपूर्ण माना। स्वीकारने वालों ने इसका अर्थ स्वीकार किया रस, इसका अर्थ स्वीकार किया नायी का भेद, इसका अर्थ स्वीकार किया शब्द शक्ति, इसका अर्थ स्वीकार किया छंद आदि। इसको लेकर उन्होंने क्या कर दिया, यानी आदि का निरूपण ही ये रीति के अंतर्गत आ जाता है। अतः रीतिकाल में प्रयुक्त शब्द जो रीति है उसका संबंध काव्य शास्त्र से। इसका सामान्य अर्थ है काव्य के विभिन्न अंगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करना या काव्यांग जो है उसका निरूपण करना। इसे ही रीति पद्धति कहा गया। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने रीति पद्धति पर काव्य रचना की है, अतः इसलिए या इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। अब इस पर भी आपत्तियां उठाने वाले विद्वान होंगे, तो उन्होंने भी इसके संदर्भ में कहा है कि आचार्य शुक्ल जी के रीतिकाल नाम को यद्यपि अधिकांश विद्वानों ने स्वीकृति दी है, स्वीकार किया है, फिर भी उस पर कुछ आक्षेप भी किए गए। कुछ विद्वानों का तर्क है कि रीतिकाल संज्ञा व्यापक नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत घनानंद, बोधा या आलम, ठाकुर बिहारी जैसे जो रचनाकार हैं, प्रतिनिधि कवि जो है वह इसमें नहीं आ सकते रीतिकाल कहने के कारण। जिन्होंने काव्यांग विवेचन करने वाला कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था या नहीं लिखा है, इसी कारण। पांचवी बात आती है उत्तर मध्यकाल। मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने मिलकर क्या करते कि इसका नामकरण रखने का प्रयत्न किया, कि उसका नामकरण उत्तर मध्यकाल के रूप में इसे किया। इतनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानव मनोविज्ञान को आधार बनाकर उसका आधार पर इसको क्या कर दिया कि मध्यकाल इस नामकरण से अभिहित किया गया। और मानव मनोविज्ञान किसी भी कालावधि को सामान्यतया 3 भागों में विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य, अंत या आधुनिक हम कह सकते हैं उसे, कि शुक्ल जी ने मध्यकाल में जो 2 प्रमुख प्रवृत्तियां को देखकर प्रथम भाग को पूर्व मध्यकाल और दूसरे भाग को उत्तर मध्यकाल इस प्रकार का नाम दिया है। वास्तव में मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद इस रचना में ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते समय आदि, मध्य और अंत या आधुनिक शब्द का प्रयोग शुक्ल जी के पहले किया था, और शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं की परंपरा को अपनाकर मध्यकाल नामकरण प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या करते हैं कि इसे उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल के रूप में विभाजित करते हुए उसका विवेचन किया है। इस पर भी आपत्तियां हैं। आपत्तियां तो बहुत सारी हैं। मिश्र बंधु और शुक्ल के इस नामकरण का अनेक विद्वानों ने विरोध किया। इनका मानना यह है कि नामकरण से साहित्य की किसी भी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहने के कारण केवल पूर्व और मध्यकाल हो जाएगा, लेकिन रीतिकाल मध्यकाल कहने से मध्यकाल की रचना हमें प्राप्त नहीं होती। रचनाओं के नाम या उनका स्वरूप, विशेषताएं जो भी होगा वह उसकी उपेक्षा हो जाती है। इसी कारण यह नामकरण भी उचित नहीं। इस प्रकार का विरोध अनेक विद्वानों ने किया है। यह केवल काल के आधार पर नामकरण किया गया है, ऐसा बाकी लोगों का मानना था। अब भौतिकवादी साहित्य के रूप में भी इसे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने क्या कर दिया कि स्वीकार किया है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी ने रीतिकाल के साहित्य में होने वाले भौतिक दृष्टिकोण की प्रधानता को देखकर इसे भौतिकवादी साहित्य नाम दिया है। इसमें पारलौकिकता या मोक्षादि की चिंता न होकर भौतिक जीवन को ही महत्वपूर्ण माना है, यह नाम दिया गया है। किसने? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने। तो ऐसी अवस्था में उसका नामकरण जो है, बहुत सारे विद्वानों ने ये स्वीकार कर लिया है कि 1700 से 1900 तक की रचना में अगर उसे रीतिकाल यह नाम अगर हम देते हैं तो वह थोड़ा सटीक होगा। क्यों? सारी रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध ये रचनाएं उसमें सम्मिलित हो सकती हैं।
और बाकी जो प्रवृत्तियाँ जो छुप कर रही थी या जो उपेक्षित हो गई थी, उनको भी इस प्रवाह के अंतर्गत लाने का प्रयत्न इसके कारण होता है। यानी मध्यकाल और पूर्वकाल ये विवेचन केवल काल के रूप में जो किया गया है, काल के आधार पर जो नामकरण किया गया है, वह भी क्या हो जाता है कि थोड़ा दूर हो जाता है और रीतिकाल के अंतर्गत सभी प्रवृत्तियाँ समाविष्ट होती हैं, ऐसा बाकी के विद्वानों ने स्वीकार किया है। भले ही और अधिक कोई दूसरी प्रवृत्ति किसी को अनुसंधान करने के बाद, उस पर रिसर्च करने के बाद अगर मिल गई तो वह भी उसका नामकरण उसी पद्धति से करेगा। यानी मुझे जो अच्छा लगता है, जो प्रवृत्ति मुझे भाती है, उसको आधार बनाकर मैं उसका नामकरण करता हूँ। ठीक उसी प्रकार रचनाकार को जो प्रवृत्ति अच्छी लगती है या उनकी रुचि दिलचस्पी जिस क्षेत्र में है काव्य के, या जो उनको जो अच्छा लगता है, उसी को आधार बनाकर ही वे क्या करेंगे कि उसका नामकरण करेंगे। तो इस प्रकार नामकरण के संदर्भ में आपको 5 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी आपको टिप्पणी, लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आपको इस पर पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो किन किन लोगों ने इस काल को किस किस प्रकार का नाम दे दिया है, ये जानकारी का, इस जानकारी का होना जरूरी है और ये जानकारी देना आवश्यक है। एक के नीचे एक, 1 2 3 4 5, उनको भी आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा और बड़े विस्तार से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा लगभग एक आधा घंटे से भी अधिक हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर। तो रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में अगर आपके मन में कोई शंका है या पढ़ते समय कोई दिक्कतें आ गई, कठिनाइयाँ अगर महसूस होती हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं कि आप फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं या ग्रुप, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस ग्रुप पर आप क्या करेंगे, उसको भेज दीजिए। आपकी शंकाओं का समाधान सुचारू रूप से और बड़े अच्छे ढंग से हम करने का प्रयास करेंगे। अभी पहला जो टॉपिक है, जो पहली इकाई है, रीतिकाल नाम की इकाई आपके अध्ययन के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक जो मैंने कहा था इसके पूर्व 14 नंबर का है, उस 14 नंबर के प्रश्न पत्र को जो छठी आपकी सेमिस्टर 6 नंबर, सेमिस्टर का क्रमांक कितना है 6 और प्रश्न पत्र का क्रमांक कितना है 14। प्रश्न पत्र का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके अंतर्गत हम 1700 से लेकर 1900 तक के कालखंड का जो रीतिकाल नाम दिया है, उस रीतिकाल और आधुनिक काल, तो रीतिकाल से संबंधित बातें और आधुनिक काल से संबंधित बातों का हमें क्या करना है कि इस दूसरे सत्र में अध्ययन करना है। उनमें से जो 4 इकाइयाँ मैंने पहले बताई थी आपके अध्ययन के लिए, पहले रीतिकाल, रीतिकाल के संदर्भ में होने वाली बातें, उसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल का विकास यानी गद्य का विकास, कहानी का विकास, नाटक का विकास, उपन्यास का विकास, उसके बाद प्रमुख जो रचनाकार हैं या युग प्रवर्तक साहित्यकार जो हैं उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। और आधुनिक काल कौन कौन सी विधाओं में उनका विकास किस प्रकार हो गया है, उपन्यास साहित्य का उद्भव विकास और नाटक साहित्य का उद्भव विकास, यात्रा साहित्य का उद्भव विकास, इसके संदर्भ में हम आगे चलकर चर्चा करने वाले हैं। और चौथी इकाई जो है वह छायावाद, प्रगतिवाद और समकालीन कविता, उनकी विशेषताएं, उनकी विभिन्न काव्यधारा, इनके संदर्भ में जानकारी दे देंगे और उनकी विशेषताओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो आपके अध्ययन के लिए जो 4 इकाइयाँ निर्धारित की गई हैं, उनमें से पहली इकाई जो है रीतिकाल, उनमें उनके अंतर्गत, उस मध्य के अंतर्गत, रीतिकाल की इकाई के अंतर्गत पहला जो टॉपिक है वह है रीतिकाल का नामकरण। नामकरण के संदर्भ में अभी मैंने आपके साथ बहुत प्रदीर्घ चर्चा की है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका अवलोकन कीजिए, इसे बार बार देखिए, वीडियो को सुनिए और उसका अध्ययन करते रहिए, ताकि परीक्षा के दरमियान आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाज़ार में नोट्स बहुत सारे उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर यहाँ उपस्थित आप होते तो हमें अच्छा लगता। हर रोज़ आपको इस प्रकार जब जब भी मेरी तासिका BA भाग 3 के लिए हैं, आपको उस समय में उस लेक्चर की इस प्रकार की वीडियो आपको भेजी जाएगी
हिंदी का ब्लॉग तैयार हो रहा है। आगे चलकर आपको उस ब्लॉग पर भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पाठ्यक्रम हम आपको भेज देंगे सभी प्रश्न पत्र का, क्योंकि अभी तक आपने 7, 8, 9, 10, 11 क्रमांक प्रश्न पत्र दिए हैं, 5। अब 12, 13, 14, 15 और 16 इस प्रकार 5 प्रश्न पत्र क्या करने के आपको देने हैं। और 14 और 15 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रयोजन मूलक हिंदी 15 नंबर का जो पेपर है वह 15वां पेपर और 14वां पेपर में पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ जो 12 नंबर का प्रश्न पत्र है उसके संदर्भ में हम क्या करेंगे, तीनों आपको अलग अलग प्रकार के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हर रोज़ यहाँ उपस्थित रहें। 2 महीने के लिए क्यों ना हो, इस दरमियान आपका पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। इस दरमियान आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगी, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में आपको हिस्सा लेने का अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। तो घर में बैठकर आराम से इस प्रकार के लेक्चर सुनने की अपेक्षा आप अगर यहाँ आ जाते हैं तो बहुत सारा आपको ज्ञान भी मिल सकता है, और उसके संदर्भ में होने वाली नोट्स, उसके संदर्भ में होने वाली पुस्तकें आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमारी विभाग की लाइब्रेरी में इसके संदर्भ में ढेरों सारी पुस्तकें हैं, आप लेकर नहीं जाते तो उन किताबों को लेकर जाओ, पाठ्यक्रम को समझो। आगे जाकर भविष्य में हिंदी रोजी रोटी का माध्यम किस प्रकार की है इसके संदर्भ में विचार करो और अपने करियर को और उज्जवल बनाने की कोशिश करते रहो। आपके इस सफ़र में हम तो आपका साथ देते ही हैं, दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर आप यहाँ मौजूद होते तो बाकी के विषयों को लेकर भी चर्चा हो जाती, बाकी के अध्यापकों के साथ आपकी मुलाकात हो जाती, या महाविद्यालय में होने वाली जो अनेक गतिविधियाँ हैं उस गतिविधियों से आप परिचित हो जाते, और जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तो उस प्रतियोगिता के में हिस्सा लेने का भी अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम आपसे सूचित करना चाहते हैं कि कल से आप प्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि अभी तो कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, समय निकलता जा रहा है। परसों परीक्षाएं हो गई आपकी। अब आगे चलकर केवल 6 महीने में आपको बहुत सारी बातें सीखने, बहुत सारा आपको तय करना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये सारी बातें, इसका मार्गदर्शन आपको यहाँ आने के उपरांत ही मिल जाएगा। हर समय तो इस प्रकार के वीडियो ऑडियो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन जब भी आप यहाँ उपस्थित नहीं होंगे तब आपको इस प्रकार वीडियो के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम बातचीत करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे जिम्मे तो अढ़ाई पेपर हैं, तो अढ़ाई पेपर में से अभी जो चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रश्न पत्र हैं उसे पूरा करने के उपरांत ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी की ओर अग्रसर होंगे, उसे पढ़ाएंगे। और अंत में प्रश्न पत्र क्रमांक 12 जो है उसके संदर्भ में क्या करेंगे कि हम चर्चा करेंगे। अब तक के लिए अभी समय तो हो गया, याद कीजिए। इसे मैं बाद में आपको इस एक प्रकार की सूचना देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बार बार देखिएगा, इस वीडियो को समझ लीजिएगा, इनमें से नोट्स निकालिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मैं आपको दे दूंगा, इसकी PDF आपको मैं भेजने वाला हूँ, उसे पढ़िएगा ताकि ये विषय आपको भली भांति समझ में आ जाए। इस प्रकार आज की इस सप्ताशिका में हमने आपको शुरू कर दिया है दूसरे सत्र का सिलेबस पाठ्यक्रम। लगभग 3-4 महीने लग जाएंगे। इसके दौरान जो भी है आपको जितना हमारे पास है, ज्ञान है या नोट्स है, जो भी है आपको देने के लिए हम तैयार हैं। तो लेना है या नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा विषय की ओर आप आकृष्ट हो जाएं, हिंदी पढ़ें, आगे बढ़ें। हिंदी रोजी रोटी का माध्यम किस प्रकार की है इसके संदर्भ में अगर आपको बताना है तो क्या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सवाल अगर है तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पर नोटिस एक दे दिए हैं
निबंध के रूप में या प्रतियोगिता के संदर्भ में या वक्तृत्व के संदर्भ में या कथाकथन के संदर्भ में, उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो त्वरित हमारे साथ अगर आप संपर्क स्थापित करते हैं तो आपका भी भला होगा और हमारा समय भी बचेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।